बीजेपी गैरसैंण को आने वाले वक्त में स्थायी राजधानी बनाएगी। 2027 में कांग्रेस की सरकार आई तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी हम बनाएंगे। ये दो बयान उन दो पार्टियों के हैं जो नया राज्य बनने के पहले दिन से ही उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हैं और इनका ये बयान भी उस मुद्दे पर है जिसकी मांग राज्य बनने के पहले दिन से ही उठाई जा रही है। मुद्दा है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का। लेकिन सवाल उठता है कि जो दो पार्टियां नया राज्य बनने के पहले दिन से ही उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हैं, जब वो पार्टियां ही गैरसैंण को खुद परमानेंट कैपिटल बनाने की बात कह रही हैं, तो फिर क्यों नहीं इन 24 सालों में ये काम हो पाया? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि बीजेपी कांग्रेस जब विपक्ष में होते हैं तो खूब गैरसैंण की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी आज भी क्यों गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं गैरसैंण के अलावा किसी दूसरी जगह को इसके लिए चुना जाता? और देहरादून को राजधानी रखने से क्या दिक्कत है? जब भी गैरसैंण का मुद्दा उठता है तो अक्सर ये सवाल उठने लगते हैं और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको उस इतिहास को जानना होगा जिसके केंद्र में गैरसैंण हमेशा रहा है। वो इतिहास जो चंद्र सिंह गढ़वाली से शुरू होता है और कई आंदोलनों, कमेटियों की सिफारिशों से गुजरते हुए आखिरकार देहरादून पर समाप्त हो जाता है। नवनिर्मित उत्तराखंड में जब राजधानी बनाने की बात चली तो इसके लिए कई क्षेत्रों का नाम शामिल किया गया। इसमें ऋषिकेश, काशीपुर समेत देहरादून और गैरसैंण भी शामिल था। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे और क्यों देहरादून पर ही सहमति बनी और कैसे गैरसैंण को नकार दिया गया। उस गैरसैंण को जिसे फ्रांस के टाउन प्लानर तक ने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इसे राजधानी नहीं बनाया गया? इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण हो, ये मांग अलग राज्य के आंदोलन के जोर पकड़ने से काफी पहले से ही उठ गई थी। 1960 में सबसे पहले गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाए जाने का विचार रखा गया। पेशावर कांड के हीरो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही। उन्होंने अपनी ये बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी। गढ़वाली का ये प्रस्ताव नेहरू को भी भाया, लेकिन जमीन पर हुआ कुछ नहीं। इस प्रस्ताव के बाद आंदोलनकारियों ने यह तय कर दिया था कि गैरसैंण को ही उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाएगा। अलग पृथक राज्य आंदोलन से उपजी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मांग को भी मजबूती से तत्कालीन सरकारों के सामने रखना शुरू कर दिया। 1992 में यूकेडी ने गैरसैंण को राजधानी घोषित भी कर दिया। उक्रांद ने सिर्फ घोषणा नहीं की बल्कि यहाँ पर राजधानी का शिलान्यास भी कर दिया। उक्रांद ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर राजधानी का नाम चंद्रनगर रखा और इसके साथ ही उक्रांद लगातार पृथक राज्य और गैरसैंण राजधानी के लिए आंदोलन करने में जुट गई। दूसरी तरफ 4 जनवरी 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अलग उत्तराखंड राज्य के हर पहलू पर विचार करने के लिए तत्कालीन नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक कमेटी का गठन किया गया। कौशिक कमेटी ने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया और राजधानी को लेकर कौशिक कमेटी ने कहा कि प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में किसी केंद्रीय स्थल पर बने, जहां से उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सके। कौशिक कमेटी ने एक समिति बनाकर राजधानी तय करने की बात कही। साथ ही अपनी तरफ से चमोली में स्थित गैरसैंण को राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त बताया। इसमें कहा गया कि नई राजधानी को हिमालय क्षेत्र के नैसर्गिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। कौशिक कमेटी ने बताया कि पहाड़ के 68% लोग गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। इस बीच अलग उत्तराखंड राज्य के साथ ही राजधानी के लिए भी आंदोलन होते रहे और आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। जितनी खुशी अलग राज्य उत्तराखंड के मिलने की थी, उतना ही दुख इस बात का था कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दिया गया। नए प्रदेश पर हरियाणा के नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री के तौर पर थोप दिया गया और टेम्पररी यानी अस्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून तय कर दिया गया।
दिखाने के लिए भले ही ये अस्थायी राजधानी थी, लेकिन अंदर ही अंदर राजनेता इसे ही परमानेंट कैपिटल मान चुके थे और राजधानी देहरादून से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, इसके इंतजाम कैसे नेता करते रहे, उसकी बानगी आपको आगे दिख जाएगी। उत्तरांचल राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने ऐलान किया कि स्थायी राजधानी तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। 11 जनवरी 2001 को राजधानी तय करने के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया गया, लेकिन जन विरोध के चलते इसे 1.5 महीने में ही भंग कर दिया गया। नवंबर 2002 में इस आयोग को फिर सक्रिय किया गया और इस तरह 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने आयोग का कार्यभार संभाला और इनके कार्यभार संभालने के बाद एक्सटेंशन का ऐसा दौर चला कि सीधे 5 साल बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में भी गैरसैंण को राजधानी के लिए अनुपयुक्त और देहरादून को सबसे सटीक करार दिया गया। वैसे अगर आप 2001 की तारीख लेंगे तो लगभग 8 साल तक एक्सटेंशन का दौर चला और उसके बाद भी फैसला जो है देहरादून के पक्ष में आया। खैर, इस बीच सरकारें कुछ ऐसे काम करने लगी जिनसे ये एहसास हो गया था कि ये गैरसैंण जाने के मूड में कतई नहीं है। शंकर सिंह भाटिया अपनी किताब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पहले चरण से ही देहरादून को राजधानी के लिए सबसे मुफीद साबित करने की कोशिश की गई। दीक्षित आयोग ने 4 चरणों में अपनी रिपोर्ट पेश की। पहले चरण में यह कहा गया कि राष्ट्र और राज्यों की राजधानी हमेशा उनके भौगोलिक केंद्रों पर होना जरूरी नहीं है, यानी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही हो ये जरूरी नहीं है। भाटिया लिखते हैं कि ये दरअसल देहरादून के कमजोर पक्ष को मजबूत करने की पहली कोशिश थी। दूसरे चरण में आयोग ने कहा कि टोपोग्राफी और जलवायु के लिहाज से पहाड़ राजधानी के लिए उपयुक्त कतई नहीं है। आयोग ने कहा कि राजधानी के लिए तराई और मैदानी क्षेत्र ही सबसे अच्छे विकल्प हैं। दूसरे चरण के अंत में आयोग ने कहा कि देहरादून, खासकर सौंग नदी के किनारे वाला क्षेत्र निर्विवादित रूप से राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरे नंबर पर आयोग ने काशीपुर को राजधानी के लिए सबसे मुफीद बताया और बाकी सभी स्थलों को रिजेक्ट कर दिया। इसमें गैरसैंण भी शामिल था। तीसरे चरण की रिपोर्ट में जिसे आयोग ने सबसे प्रमुख बताया, इसमें पहले नंबर पर देहरादून और दूसरे नंबर पर काशीपुर का विकल्प रखा गया और इस तरह करीब 8 साल तक एक्सटेंशन पाने के बाद 2008 में आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी और राजधानी चुनने की गेंद सरकार के पाले में ही डाल दी। और इस तरह दीक्षित आयोग ने कई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट और कौशिक कमेटी की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। दीक्षित आयोग को यह पता था कि उत्तराखंड की राजधानी चुनने का मुद्दा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि जन भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद आयोग ने पूरे 8 साल सर्वेक्षण, बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोप में बिता दिए। एक तरफ जहां आयोग गैरसैंण को राजधानी के लिए अनुपयुक्त बता रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कई जाने माने लोग इसके समर्थन में थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का नवीन इतिहास किताब में त्रिलोक चंद भट्ट बताते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में गैरसैंण को हरी झंडी दे दी थी। इसके अलावा फ्रांस के टाउन प्लानर एमेनुअल और दिल्ली के अर्बन डिजाइनर अशोक मेरी ने गैरसैंण में दूधातोली के आसपास के इलाके को राजधानी के लिए सही बताया। भट्ट बताते हैं कि मेरी ने दिल्ली की एक संस्था के लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने गैरसैंण, भराड़ीसैंण, थलीसैंण, खिरसू और चौखुटिया तक के इलाके का समर्थन किया था। वहीं एमेनुअल ने तो यहाँ तक बता दिया था कि गैरसैंण के 96.72 हेक्टेयर क्षेत्र में विधानसभा, विधायक निवास और संस्थान क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने भराड़ीसैंण में उच्च न्यायालय, गौचर को यातायात जोन, थलीसैंण में पर्यटन विकास, खिरसू में राज्य स्तर के बड़े संस्थानों की स्थापना और चौखुटिया को रेलवे से जोड़ने का सुझाव तक दे दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अस्थायी राजधानी के अतिरिक्त भार से देहरादून की विशेषताओं के प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। यहाँ एमेनुअल इशारा कर रहे थे, देहरादून में
हो रहे अंधाधुंध निर्माण की तरफ। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारों को पता था कि देहरादून अस्थायी राजधानी है, तो भी यहाँ पर शासकीय व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। विधायक ट्रांजिट हॉस्टल, सीएम आवास, मंत्री आवास, राजभवन, सचिवालय समेत सभी चीजें यहीं बनाई जाने लगी, वो भी उस समय जब आयोग राजधानी तय करने में ही जुटा हुआ था। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सरकारों ने पहले ही तय कर लिया था कि अब पहाड़ चढ़ना ही नहीं है, और आगे जाकर हुआ भी ऐसा ही। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट को लेकर शंकर सिंह भाटिया अपनी किताब में इसलिए भी सवाल उठाते हैं क्योंकि इसमें गैरसैंण को लेकर पेश किए आंकड़ों में कई गलतियां थी। दीक्षित आयोग ने भी प्रदेश में घूम घूम कर राजधानी को लेकर लोगों की राय ली और ज्यादातर राय गैरसैंण के पक्ष में थी, लेकिन बाद में अपनी रिपोर्ट में आयोग ने एक शोध छात्रा के जनमत संग्रह का हवाला देते हुए गैरसैंण को नकार दिया। शंकर सिंह भाटिया सवाल उठाते हैं कि आयोग ने खुद के कराए जनमत संग्रह के मुकाबले एक शोध छात्रा के जनमत को ज्यादा तवज्जो दी। क्यों दी, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। भाटिया आशंका जताते हैं कि शोध छात्रा के जनमत को जानबूझकर गैरसैंण को दबाने के लिए आगे लाया गया, और इस तरह दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जिनसे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं पहले दिन से ही देहरादून राजधानी के तौर पर आयोग की पहली पसंद तो नहीं थी, और कहीं न कहीं क्या इसमें कांग्रेस नीति और बीजेपी नीति सरकारों की मिली भगत तो नहीं थी। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की गई, लेकिन हंगामे के चलते इस पर कोई फैसला नहीं हो सका, और तब से लेकर अब तक सरकारें राजधानी को लेकर कोई फैसला ले भी नहीं पाई हैं। हाँ, इस मुद्दे पर राजनीति जरूर की जाती है। सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर ना ही ना बोला और ना ही इसे राजधानी ही बनाया। सत्ताधारियों ने हमेशा देहरादून को राजधानी और नैनीताल को हाईकोर्ट देकर दोनों क्षेत्रों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पहाड़ के लोगों ने देहरादून को मन से कभी राजधानी स्वीकार नहीं किया, और इस तरह पहाड़ के वोटों को बटोरने के लिए दोनों ही पार्टियां दिखाती रही कि वे गैरसैंण के पक्ष में हैं। इसी का नतीजा था कि छुटमुटी सही गैरसैंण में निर्माण होने लगे। 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन उत्तराखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की कि गैरसैंण में दूसरा विधानसभा भवन बनाया जाएगा। 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया। 9 से 12 जून 2014 के बीच विधानसभा सत्र टेंटों में किया गया। वहीं नवंबर 2015 में भी विधानसभा सत्र लगा। 2017 में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ। 2018 को पहली बार उत्तराखंड के विधानसभा सत्र का पहला बजट सत्र यहां किया गया। फिर 2020 में भी इस परंपरा को जीवित रखा गया। इस बीच लगातार आंदोलनकारी ये मांग भी उठाते रहे कि उन्हें गैरसैंण स्थायी राजधानी के तौर पर ही चाहिए, और इन मांगों को देखते हुए 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, और 8 जून 2020 को अधिसूचना जारी होते ही आधिकारिक हो भी गया। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से कई लोग खुश हुए, तो कई लोगों ने कहा कि गैरसैंण स्थायी राजधानी ही बनाई जानी चाहिए। कई लोग तर्क देते हैं कि एक पूर्णकालिक राजधानी न होने की वजह से यहाँ स्थित विधानसभा परिसर एक रिजॉर्ट से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, और हो भी यही रहा है। हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट बताती है कि 10 साल में मंत्रियों विधायकों ने सिर्फ 34 दिन गैरसैंण में गुजारे हैं, यानी कि सत्र होने के बाद यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर बाबा मोहन ने 13 बार भूख हड़ताल की और अपनी जान भी गंवाई, लेकिन फिर भी आज गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है, और लगातार आंदोलन हो रहे हैं और पार्टियां वादे पर वादे किए जा रही हैं। उत्तराखंड आंदोलन के दिनों से ही ये तो साफ था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही हो, लेकिन इसके लिए गैरसैंण को ही क्यों चुना गया, क्यों नहीं किसी दूसरे क्षेत्र को चुना गया? तो गैरसैंण को राजधानी चुनने की एक अहम वजह थी इसकी प्लेसिंग। गैरसैंण वैसे तो गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में है, लेकिन ये कुमाऊं और गढ़वाल के एकदम केंद्र में है।
यहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाएं बोली जाती हैं और तर्क ये दिया गया कि अगर राजधानी गैरसैंण में होगी तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों तरफ के लोगों के लिए यहाँ आना जाना आसान होगा। दूसरी तरफ गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए दोनों ही मंडल के लोग राजी थे। गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के सवाल पर कभी कोई विवाद दोनों मंडलों यानी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच नहीं हुआ और ना ही किसी दूसरे क्षेत्र को राजधानी बनाए जाने की उस तरह से मांग उठाई गई। पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में इसलिए भी मांगी जा रही थी ताकि सरकार भी खुद पहाड़ चढ़े और पहाड़ का विकास हो सके और इसी से बचने के लिए देहरादून को राजधानी के लिए सबसे मुफीद बताया गया क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में था और ये यूपी के वक्त भी काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। राज्य के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले देहरादून काफी डेवलप्ड था और इसीलिए ये पहले पसंद बन रहा था। खैर, पहाड़ियों ने उम्मीद जताई थी कि पहाड़ में राजधानी होने से सत्ताधारी नेता पहाड़ की तकलीफों और दुखों को समझेंगे, लेकिन न पहाड़ी राजधानी मिली और न ही सत्ताधारी नेताओं को यहाँ की तकलीफें समझ में आईं। अब जब कांग्रेस, बीजेपी सभी राजनीतिक दल गैरसैंण के समर्थन में हैं, तो फिर यह अभी तक स्थायी राजधानी क्यों नहीं बन पाई है? तो इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ के भूगोल का हवाला देते हुए कहा था कि यहाँ पर भारी भरकम निर्माण नहीं हो सकते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गैरसैंण गंगा और रामगंगा के डिस्चार्ज जोन में स्थित है, इस वजह से यहाँ पर भूजल विकास की संभावना ना के बराबर है। डिस्चार्ज जोन का मतलब है कि यहाँ पर पानी जमीन के अंदर जमा होने की बजाय बाहर की ओर निकल जाता है। झरने और नदियों का उद्गम स्थल डिस्चार्ज जोन ही होते हैं। माना जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में पानी की किल्लत बड़ी समस्या बन सकती है। इस पर कुछ तर्क देते हैं कि रामगंगा से पानी लाकर गैरसैंण की प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि रामगंगा में इतना पानी है ही नहीं। पानी की आपूर्ति के लिए दूसरा विकल्प कर्णप्रयाग स्थित अलकनंदा नदी को बताया जाता है, लेकिन ये गैरसैंण से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पानी को इतनी ऊंचाई पर उठाकर ले जाने में बहुत अधिक खर्च होगा। 2008 में राजधानी चयन आयोग ने अलकनंदा से पानी लाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया था। नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने भी कुछ तथ्य पेश किए हैं। इन तथ्यों के मुताबिक वाहन और प्रदूषण से स्थानीय नदियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय ढाल, ढीली मिट्टी और आए दिन होने वाले भूस्खलन के कारण भी गैरसैंण भारी भरकम निर्माण गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि राजधानी के लिए यहाँ भूमि जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगा। अमर उजाला की 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गैरसैंण में 76% भूमि जंगल है। महज 1% भूमि पर लोग रह रहे हैं और उनकी खेती बाड़ी भी वहीं पर है। दूसरी तरफ 23% भूमि एक खुला जंगल है। ऐसे में राजधानी का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकार के लिए जमीन जुटाना आसान नहीं होगा। हालांकि अब यहाँ पर काफी कुछ निर्माण कार्य हो चुका है। जानकारों का कहना है कि यहाँ की इकोलॉजी संवेदनशील है, इसलिए उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए बुनियादी ढांचा तैयार करना आसान नहीं होगा। तो एक तरह से इन तर्कों को मान लें तो गैरसैंण में राजधानी किसी भी स्थिति में नहीं बन सकती, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। सवाल उठता है कि जब इतने सारे खतरे गैरसैंण में हैं, तो फिर इसे ही क्यों राजधानी बनाए जाने की मांग लगातार उठाई जाती रहती है। गैरसैंण के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि पर्यावरणीय चिंताओं का डर दिखाकर सरकार गैरसैंण से मुख मोड़ लेना चाहती है, लेकिन तर्क है कि यहाँ आज तक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। यहाँ तक कि जब 2013 की आपदा आई तो गैरसैंण में बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ और सबसे पहले सड़कें भी यहीं की ठीक हो गई थी। एक रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं के तर्क को नकारते हुए वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी भी कहते हैं कि जब ये सरकारें पंचेश्वर और टिहरी जैसे बांध बनाती हैं, तब ये कभी नहीं सोचती कि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाएं ज्यादा हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने पहाड़ों को खोद डाला है, लेकिन वहाँ इन्हें पर्यावरण की चिंताएं नहीं सताती हैं। सिर्फ राजधानी के नाम पर ये सारी चिंताएं याद आ जाती हैं। वो इसे
सरकार का बड़ा कुतर्क बताते हैं और वो कहते हैं कि पहाड़ी राज्य के विकास का रास्ता गैरसैंण से ही होकर ही जाता है। पर्यावरण की चिंताओं का समाधान बताते हुए पर्यावरणविद और समाज सेवी सुरेश भाई अमर उजाला से बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर्वतीय शैली में भवन बनाए जाएं, बारिश के पानी को बचाने की व्यवस्था की जाए, भूकंप आपदा से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं हैस्को के संस्थापक निदेशक अनिल जोशी कहते हैं कि जरूरी है कि पहाड़ की राजधानी में रह रही सरकार की समझ भी पहाड़ सी हो। मौसम के डर से गैरसैंण के नाम पर तौबा करने वाली सरकारें लगातार बहानेबाजी ही कर रही हैं। जोशी कहते हैं कि गैरसैंण को पर्यावरण मित्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। हालांकि वो इतना जरूर मानते हैं कि राजधानी के लिए पानी का इंतजाम करना एक चुनौती हो सकती है। इतना तो तय है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की सरकारें ना तो छोड़ना चाहती हैं और ना ही इस पर जनता की मांगों को स्वीकार ही करना चाहती हैं। हर चुनाव में ये वोट कमाने का एक साधन जरूर बन जाता है, लेकिन कोई भी सरकार इसे स्थायी राजधानी बनने के पक्ष में नजर नहीं आती है और आएगी भी क्यों। जब विधायकों को यहाँ कुछ दिन का सत्र करने में ही ठंड लग जाती है, तब वे लोग परमानेंट यहाँ बैठना ही क्यों चाहेंगे। हरीश रावत जो अब कह रहे हैं कि 2027 में जीतने पर गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाएंगे, ये भी एक चुनावी जुमले से ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसे जुमले कांग्रेस बीजेपी अतीत में भी देती रही है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि गैरसैंण की इकोलॉजी काफी संवेदनशील है। यहाँ पर पर्यावरण के मोर्चे पर कई चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन ये समस्याएं ऐसी भी नहीं हैं कि जिनका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। जानकार कहते हैं कि सरकार अगर रणनीतिक रूप से योजना बनाए, यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखकर निर्माण और दूसरे कार्य करवाए, तो समाधान संभव है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टियां सिर्फ पहाड़ चढ़ने से बचने के लिए गैरसैंण के मुद्दे को टालती रहती हैं। गैरसैंण को चुनावों में तो खूब बुनाया जाता है, लेकिन इसे स्थायी राजधानी बनाने के नाम पर बीते 24 सालों में सिर्फ छुटमुट कोशिशें ही की गई हैं, लेकिन जन भावनाओं के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। गैरसैंण राजधानी बनती है तो नेता पहाड़ चढ़ेंगे, और जब नेता पहाड़ चढ़ेंगे तो संभव है कि वो यहाँ के लोगों की तकलीफों को समझना शुरू करेंगे और फिर उसी हिसाब से शायद उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा की हालात बदलने के लिए काम करें। आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 साल के उत्तराखंड में किस तरह आज भी प्रसूतियां अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ देती हैं। आप जानेंगे कि किस तरह आज भी पहाड़ के अस्पतालों में प्राथमिक उपचार भी ढंग से व्यवस्थित नहीं है। जरूर देखिएगा और सोचिए कि हमें उत्तराखंड के लिए क्या चाहिए। साथ ही अगर आप उत्तराखंड के मुद्दे पर इसी तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रिपोर्ट को लाइक करने के साथ ही शेयर भी करें, ताकि सबको पता चल सके कि पहाड़ी आखिर क्यों गैरसैंण को राजधानी चाहता है और क्यों सरकारों को देहरादून छोड़कर पहाड़ चढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद।